नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मैं भूगोल का जो स्पेशल क्लास नोट्स था, जो कि आपका ये मैंने फरवरी 2021 क्रॉनिकल मैगजीन से लिया है, जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा। भौतिक भूगोल और संक्षिप्त में मतलब जो जो मेन टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो सब इसमें दिया गया है। तो मैं सोचा एक वीडियो इसके लिए आपके लिए बना दूं, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ ये भौतिक भूगोल से शुरू होता है। मैंने एक वीडियो में पूरा भौतिक भूगोल मैंने करा दिया। ये मैं आपके सामने PDF लेकर के आया हूँ, इसको देख लीजिए। भौतिक भूगोल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त जो जो मेन है वही इसमें लिया गया है। इसको ले करके इसको आप पढ़िए और भौतिक भूगोल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर के हाजिर होऊंगा आपके सामने। तो चलिए यहाँ शुरू से देख लीजिए। यहाँ से शुरू होता है भौतिक भूगोल। ये आपका पहला जो है खगोलीय ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग सिद्धांत आपका क्या था, कब से शुरू हुआ, इसकी पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है। नीचे देखिए सौरमंडल है, प्लैनेट सिस्टम है। आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले सौरमंडल में ग्रहों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। हमारे सौरमंडल में सूर्य एकमात्र तारा है। इसके साथ ही 8 ग्रह हैं, 200 से ज़्यादा विभिन्न ग्रहों के उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और भारी मात्रा में धूल कण और गैस है। नीचे सभी ग्रह के बारे में दिया गया है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य हमारे गैलेक्सी मिल्की वे से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान निहित है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 110 गुना अधिक है। इसके नीचे बुध आ गया। बुध सौरमंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा ग्रह का नाम बताइए, तो आप बुध इसका जवाब देंगे। और नीचे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। शुक्र है। शुक्र यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। इसके साथ ही वह सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह को सतह पर तापमान काफ़ी उच्च होने के कारण सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो जिसका आंसर होगा शुक्र। नीचे आपका पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। मंगल देखिए, मंगल ग्रह पर तो रिसर्च चल रहा है। सभी हर एक देश के जितना भी साइंटिस्ट लोग हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और ये मंगल देखिए, मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। आपसे पूछा जाएगा किस गैस के कारण मंगल ग्रह का लाल रंग होता है, तो आयरन ऑक्साइड। यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह के अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसके साथ ही इसके दिन का मान भी पृथ्वी के समान है। निक्स ओलंपिया मंगल का एक पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे तो पूरा ये जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त में जो मेन है वही इसमें डाला गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप बार बार पढ़िएगा और आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगा। नीचे आ गया बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बारे में, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों धुंधला छल्ला है। यह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। और बाकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। नीचे अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों तरफ 9 वलय पाए जाते हैं। वरुण यह सबसे ठंडा ग्रह और सबसे बातमय ग्रह है, जिस पर केवल वायेजर 2 अंतरिक्ष यान पहुँच सका है। नीचे देखिए कुइलर बेल्ट है। धूमकेतु क्या होता है, स्पेशल क्लास नोट डे 2। स्थल मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जीवन का विकास कैसे हुआ, तो बिग बैंग के पश्चात गैसीय बादलों में गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण गैसीय क्रोट का निर्माण हुआ। इस गैसीय क्रोट के चारों ओर गैस और धूल का एक बड़ा घूर्णन डिस्क विकसित होने लगा। समय के साथ गैस बादल गैसीय क्रोट के आसपास घनीभूत होने लगता और कोर के चारों ओर छोटे छोटे ग्रहाणु में विकसित होने लगा। सामंजस्य की प्रक्रिया में से ये छोटे ग्रहाणु टकराव और गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े निकाय में बदलने लगे। इस प्रक्रिया में पृथ्वी सहित सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी सहित दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे घने एवं हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हुए हैं। स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, वायुमंडल और जल मंडल का विकास कैसे हुआ, जीवन का विकास कैसे हुआ, आपको पढ़ना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। पृथ्वी का जो आरंभिक जो वायुमंडल था वो जीवन के विकास के लिए संभव नहीं था। जीवन की उत्पत्ति का विवरण अज्ञात है, लेकिन जीवन की उत्पत्ति को लेकर 2 विचारधाराएं प्रचलित है। एक यह सुझाव देती कि जीवन जैविक घटक अंतरिक्ष पृथ्वी पर आया, जबकि दूसरा तर्क है कि उनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर ही हुई थी। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर होने को अधिक मान्यता देते। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया से हुई है, जिसके पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने
जो अपने आप को पुनः बनाने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थों के जीवित तत्व में परिवर्तित कर सकता था। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय के चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में 300 करोड़ साल पुराने भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाले सूक्ष्म संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि सबसे पहले साधारण संरचना वाले शैवाल की उत्पत्ति हुई होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। यह एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक विकास पृथ्वी पर हुआ है। इससे एक छोटा सा जानकारी आपको मिल जाएगा इस जीवन पर जिस पर हम लोग अभी रह रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, जीवन का विकास कैसे हुआ, एक संक्षिप्त जानकारी आपको इससे मिलेगा। नीचे देखिए पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का जो इंटरनली जो कोर है उसके बारे में इसमें बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। भूकंपीय तरंग कैसे आता है, उसकी संरचना क्या होती है अंदर में, वो सब दिया गया है। भू प्रॉपर्टी क्या है आपका, मेंटल क्या है, क्रोट क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसा दरार या स्थल होता है जिससे होकर पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जो गर्म लावा होता है, जो गैस होता है अंदर बनते रहता है, वो अचानक निकलेगा बाहर और बहुत लंबा मतलब ऊंचाई तक जाएगा, उसी को ज्वालामुखी वो कहा जाता है। ज्वालामुखी कितने तरह के होते हैं, तो ज्वालामुखी प्रायः 3 प्रकार के माना गया है, जिसमें कि सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय है जो मतलब जो प्रेजेंट टाइम में मतलब निकल रहा है, उससे कुछ न कुछ निकल रहा है, वो सक्रिय ज्वालामुखी होगा। सुप्त है मतलब शांत, अचानक निकल जाएगा, मतलब शांत है बहुत दिन से लेकिन अचानक निकल जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब निकलेगा लेकिन निकलेगा। और मृत ज्वालामुखी में कुछ समझ लियो डेड है, वो पड़ा हुआ मतलब बहुत साल पहले निकला था लेकिन अब इधर कई 100 वर्षों से उस ज्वालामुखी से कुछ उद्गार नहीं निकला है, इसलिए उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाएगा। बाकी डिटेल में नीचे दिया गया, आप इसको पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण क्या है, इसका वितरण कैसे कैसे होता है, सब दिया गया है। 3 प्रकार की पेटियां पाई जाती है, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। इसमें चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इधर आ गया आपका मध्य पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। जलवायु विज्ञान, वायुमंडल क्या है, इसके ओजोन की परत की खोज किसने की थी, तो फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी 1913 में। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की सतह के सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक संबद्ध गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि ऊपर सैकड़ों किलोमीटर धरती की सतह से ऊंचाई तक का जो गैसीय आवरण है ना, जो जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इस सब का जो आवरण है मिला जुला, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आपको मालूम ही होगा कि किस मंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, इसको देखिएगा नीचे वो भी दिया हुआ है, आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल का संगठन कैसे, कौन कौन सा गैस है, नाइट्रोजन देखिए, ऑक्सीजन आ ही गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, जलवाष्प किसे कहते हैं, धूलकण किसे कहते हैं। वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, वायुमंडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वायुमंडल का कौन कौन सा परत है, देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। किस मंडल में, आपसे पूछा जाएगा जो हवाई जहाज़ जो उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है। हम लोग जो मोबाइल के माध्यम से बातचीत करते हैं वो किस मंडल में होता है। टीवी हम लोग देखते हैं घर बैठे, वो किस मंडल की घटना से होती है। ये सब इसमें दिया, वो सब पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स था, तो मुझे लगा कि आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी मेरे जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो पिछड़े इलाका से आते हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। वायुमंडल, तापमान, ओजोन मंडल, ज्योग्राफी ऐसे भी पढ़ना चाहिए, आसपास क्या है, पृथ्वी क्या है, वायुमंडल क्या है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हम लोग रह कैसे रहते हैं, हम लोग खाना क्या खाते हैं, सब चीज़ इसमें मतलब क्या, हम लोग जो घर से बाहर निकलते हैं, ज़मीन देखते हैं, आकाश देखते हैं, बारिश कैसे हो रही है, इस सब की जानकारी एक सामान्य विद्यार्थी से तो रखा ही जाता है। और इसके लिए आपको ज्योग्राफी तो ऐसे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। पृथ्वी का उष्मीय बजट क्या है, उष्मा बजट और वैश्विक तापमान क्या है, तापमान विलोमता क्या है, प्रतिलोमन क्या है, वायु दाब क्या है, वायु का दाब जो होता है, जो हवा चलता है दाब बनता है, फिर बारिश होता है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, वायु दाब जो प्रभावित होता है वो तापमान हो गया, टेम्परेचर, इस सबसे जो प्रभावित होता है, समुद्र तल से ऊंचाई, हवा में नमी, आर्द्रता जो होता है, बारिश होता है कैसे, वायुमंडल का वितरण, वायु दाब का वितरण कैसे है, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न, ध्रुवीय उच्च दाब, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी।
अब हम लोग आ गए वायुदाब का ऊर्ध्वाकार वितरण। इसका वितरण कैसे होता है वायुदाब का। फिर आ गया विंड्स पवन। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में विषमताओं के कारण वायु उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं, यानी विंड कहते हैं। यह वायुदाब की विषमताओं को संतुलित करने का प्राकृतिक प्रयास है। पवन जिस दिशा में आती है उसका नाम उसी दिशा के आधार पर रखा जाता है। अर्थात यदि पवन पश्चिम की ओर से आती है तो पश्चिम हवा कहलाएगी, यदि पूरब की ओर से आती है तो पूरब कहलाएगी। हम लोग घर में हम लोग के दादा दादी जो पुराने जब आज कहते थे कि पूर्वा हवा चल रही है, पश्चिमी हवा चल रही है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है, पैर में दर्द हो जाएगा। वो सब हवा के जिस तरीके का हवा निकलता है तो आदमी के शरीर पर डिपेंड है कि बहुत से आदमी को इससे नुकसान भी होता है हवा से। उनको पैर में दर्द हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा, बोलेंगे पछुआ हवा मेरे लिए अच्छा नहीं है। हर एक आदमी का शरीर पर डिपेंड है कैसा कैसा है। चलिए छोड़िए, आगे देखिए क्या पवन की गति एवं दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन सा कारक जो पवन का जो विंड का जो स्पीड है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, जिससे कि उसका दिशा चेंज भी हो सकता है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वायुदाब की प्रवणता और कॉर्लियोसिस बल। कॉर्लियोसिस बल क्या है, देखिए अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है। अपनी धुरी पर जो पृथ्वी का जो घूर्णन हो रहा है, आपको मालूम होगा कि पृथ्वी घूमते रहती है, पृथ्वी गोल है। इसका जो घूर्णन की जो दिशा है हवा की दिशा को प्रभावित करता है। इस बल को फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी के नाम पर कॉर्लियोसिस बल कहा जाता है, जिन्होंने 1844 में इसका वर्णन किया था। यदि पृथ्वी में अच्छी गति नहीं होती तो हवा समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में प्रभावित होता, परंतु पृथ्वी की अच्छी गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप डिफ्लेक्शन होता है। हवा कितने प्रकार, पवन कितने प्रकार के होते हैं। स्थानीय, अस्थायी पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन, मौसमी पवन। समुद्री एवं स्थल समीर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घाटी एवं पर्वतीय समीर क्या है, देखिएगा आप लोग। हरमट्टन, फॉन, हवा के कितने प्रकार, स्थानीय पवन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सब इसमें दिया गया है। जेट स्ट्रीम क्या है आपका। जेट स्ट्रीम पृथ्वी का वायुमंडल में क्षोभ मंडल में तीव्र गति से बहने वाले पवने होते हैं जो पश्चिम से पूरब की दिशा में बहते हैं। इस तरह की पवने पृथ्वी के धरातल से 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप से चलती है। जेट स्ट्रीम की सामान्य गति 340 से लेकर 380 किलोमीटर की प्रति घंटा होती है। 3 प्रकार की होती है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम और उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाताग्र क्या है देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाताग्र का वर्गीकरण है। देखिए वाताग्र जो है वो जब किसी क्षेत्र में दो भिन्न भौतिक गुण वाली वायु राशियों का अभिसरण होता है तो अभिसरण के रूप में ये वायु राशियाँ पूर्णतः मिल नहीं पाती, जिससे इन वायु राशियों के मध्य दो विपरीत प्रकृति वाली वायु राशियों का एक ढलुआ सीमा विकसित होता है, जिसे वाताग्र कहते हैं। वायु राशि क्या है, वायु राशि के क्षेत्र में विशेषताएं। वायु राशि का वर्गीकरण। चक्रवात देख लीजिए, आप लोग सुनते हो चक्रवात आने वाला है। चक्रवात निम्न वायुदाब के तंत्र होते हैं जिनके चारों उच्च वायुदाब होते हैं। चक्रवात में पवनों के प्रवाह चक्रीय रूप में होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुरूप दिशा में होती है। इस उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के विपरीत पवनों का प्रवाह घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में विपरीत दिशा में होता है। चक्रवात का वर्गीकरण। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ध्रुवीय चक्रवात। देखिएगा, इससे पढ़िएगा आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से। मेरा प्रयास रहा है कि हमसे जहाँ तक संभव हो सके आपको अच्छा कंटेंट दें हम, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक हो। मेरा प्रयास अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको मन में कुछ शिकायत होगा तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जलवायु का वर्गीकरण। इसमें जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, किस तरीके का जलवायु होता है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। मौसम क्या है देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो मानसून भी आने ही वाला है कुछ दिनों के बाद, बट अभी कोरोना है। कोरोना में आप लोग बच के रहिए, सतर्क रहिए, मास्क पहन के रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, बाहर ना निकले बिना मतलब का। उच्च भूमि जलवायु। भारत के मुख्य जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं। जलवायु परिवर्तन एवं भारत में जलवायु परिवर्तन का क्या स्थिति है, कैसे होता है, मानसून कब आता है, सब इसमें देखिए दिया हुआ है। सूखा होता है, फिर समुद्री स्तर बाढ़ आ जाता है कहीं कहीं पर, जैसे बिहार में आपका बाढ़ आ जाता है,
नेपाल से जो जो निचला इलाका है, जो उच्च इलाका, वहाँ से छोड़ा जाता है पानी। तो जो नीचे का जो इलाका है, उस इलाका में बाढ़ आता है, पानी ज़्यादा होता है। तो कहीं कहीं पर जो डैम होता है, वो डैम को खोल दिया जाता है, तो उससे भी बाढ़ आने की संभावना रहती है। पानी का ठीक से वितरण नहीं हो पाता है। तालाब में जो शहरों में जो नालियाँ बनाई जाती है, उसमें पानी ओवरफ्लो होता है, पानी निकलने का कहीं जगह नहीं बनता है। क्योंकि आजकल तो जानते ही सब जगह मकान बन गया है, घर बन गया है, दुकान बन गया है, फैक्ट्री बन गया है। तो पानी निकलने का जो नेचुरल रास्ता था प्रकृति के द्वारा, वो अवरुद्ध हो गया है। इसके कारण भी बाढ़ आता है। पढ़िएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हिमालय, समुद्री विज्ञान, महासागरीय जल क्या है, महासागरीय जल संचरण, ज्वार भाटा कैसे आता है। आप लोग जानते होंगे चंद्रमा में सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने के ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, और सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। ज्वार भाटा के प्रकार, कितने तरीके के ज्वार भाटा होते हैं देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानवीय जीवन के लिए ज्वार भाटा का महत्व। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन सा बल से महासागरीय धाराएं प्रभावित होती है। और ये महासागरीय धाराओं के प्रकार हैं, कितने प्रकार के महासागरीय धाराएं होती है। प्रमुख महासागरीय धाराएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िएगा, इसको नोट कीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी है। बेंजुला हो गया, ब्राज़ील जलधारा हो गया, कैनिय जलधारा, गिनी धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम क्या है, उत्तरी अटलांटिक धारा, आर्कटिक ड्रिफ्ट, फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर और ग्रीनलैंड धारा, हिंद महासागर की धाराएं। एल नीनो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। एल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ छोटा बच्चा। इसे यह नाम पेरू के मछुआरों द्वारा बाल ईसा के नाम पर दिया गया, क्योंकि इसका प्रभाव सामान्यतः क्रिसमस के आसपास अनुभव किया जाता है। पेरू के तट के पास ठंडा जल होता है एवं पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, जो कि प्राथमिक उत्पादकों, विविध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रमुख मछलियों को जीवन प्रदान करता है। ये पेरू जो एक तरीके का ठंडा जल होता है। एल नीनो गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का उत्पादन तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। एल नीनो के कारण लगभग 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल के बीच वाले स्तर में बहने वाली जेट स्ट्रीम का भी असर पड़ता है। एल नीनो के कारण उपस्थित वायु के वायु दाब में बदलाव आता है। प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर के भारतीय ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के वायु दाब में होने वाले परिवर्तन दक्षिणी कंपन को जन्म देता है। प्रभाव इसका क्या क्या है। ला नीना क्या है। ला नीना भी स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटी बच्ची। एल नीनो का भी शाब्दिक अर्थ है छोटा बच्चा, और ला नीना का शाब्दिक अर्थ है छोटी बच्ची। क्योंकि इसका प्रभाव एल नीनो के विपरीत होता है, इसलिए इसे प्रति एल नीनो भी कहा जाता है। आगे आपका है मृदा, मिट्टी के निर्माण, इसका सहायक कारक क्या क्या है। जलवायु, जैविक तत्व, वर्षा का प्रभाव, ताप का प्रभाव, पवनों का प्रभाव, बलुई दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, मिट्टी के कितने प्रकार हैं, किस किस तरीके का मिट्टी होती है और किस किस प्रदेश में पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश में किस तरीके का मिट्टी पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में किस तरीके का मिट्टी पाया जाता है, टैगा प्रदेश में किस तरीके का मिट्टी पाया जाता है। ये सब इसमें दिया गया, इसको आप पढ़िएगा आराम से। लेकिन चौड़ी पत्ती वाले वनों की मिट्टियाँ किस प्रकार की होती है। मरुस्थलीय मिट्टियाँ, विषुवतीय रेखित की मिट्टियाँ। यह दोस्त ख़त्म हो गया और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। कमेंट में आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, कोरोना का मामला बढ़ रहा है, आप लोग घर में रहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, बिना मतलब बेवजह घर से बाहर ना निकलें, और निकलते हुए तो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का यूज ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे